राहुल गांधी जी ने कहा अपने व्याख्यान के दौरान कि जब हम भारत जोड़ो यात्रा करते हुए कश्मीर पहुंचे तो कश्मीर में हिंसा का माहौल है, कश्मीर में इंसर्जेंसी है। क्या सरकार इससे नकार सकती है? यह अलग बात है कि पूरी की पूरी सरकार, पूरा तंत्र एक पिक्चर का प्रमोशन करेगा, लेकिन कश्मीरी पंडितों को चुन चुन कर मारा जाएगा और उस पर सरकार एक शब्द नहीं बोलेगी। 6 महीने से वो आंदोलन कर रहे हैं, एक बार उनसे चर्चा नहीं की जाएगी। कश्मीरी पंडितों ने हमें आकर जो कैमरा पर कहा कि हमें सिर्फ और सिर्फ कैनन फॉडर और वोट बैंक के लिए यूज किया जाता है, हमारे लिए मोदी सरकार कुछ नहीं करती, ये असलियत है, ये सच है। आप सबको मेरा नमस्कार। आप कैमरा पे आ जाते हैं। आप सबको मेरा नमस्कार। और जो हम कहना चाहते थे, मुझे लगता है इस वीडियो ने कह दिया है, लेकिन कुछ बातें कहनी, सुननी और बोलनी जरूरी है, क्योंकि जब आंखों के सामने षड्यंत्र होता है तो उसका पर्दाफाश भी होना चाहिए। राहुल गांधी भारत की राजनीति के प्रमुख नेताओं में से एक हैं। पहले सत्तारूढ़ दल में रहते हुए और फिर विपक्ष में रहते हुए उन्होंने आम जनता की आवाज बुलंदी से उठाने का काम किया है। 4 बार के चुने हुए इस देश के सांसद हैं, और जब 4 बार का चुना हुआ इस देश का सांसद एक विदेशी धरती पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जैसे विश्व विख्यात शैक्षिक संस्थान में अमेरिका और चीन के बीच चलते द्वंद्व में भारत की क्या अहम भूमिका हो सकती है और भारत के लोकतंत्र की चर्चा करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो इस देश का मान बढ़ाते हैं, इस देश का सीना चौड़ा करते हैं गर्व से, और इस देश के लोकतंत्र के, इस देश के मूल्यों के ध्वजवाहक बनते हैं। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, जिसकी एक बड़ी लेगेसी है, 1206 में स्थापित हुई थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, और वहां पर पढ़ने वाले लोगों में स्टीफन हॉकिंग और चार्ल्स डार्विन, पंडित नेहरू और राजीव जी जैसे लोग हैं। और यहां पर बताना जरूरी है कि ये राहुल जी का भी आल्मा माटर है, वो कैम्ब्रिज में पढ़े हैं। और वहां पर एज विजिटिंग फेलो एट द कैम्ब्रिज जज बिजनेस स्कूल जब वो वक्तव्य देते हैं कि भारत की एक अहम भूमिका है एक स्ट्राइफ रिडन, एक डाइवर्जेंट दुनिया में अमेरिका और चीन की खींचतान में भारत समन्वय स्थापित कर कर एक मजबूत स्तंभ बनेगा, तो मुझे लगता है यह देश के लिए गौरव की बात है। यह देश के लिए गौरव की बात है कि विदेशी धरती पर महात्मा गांधी की आवाज को गुंजाने का काम राहुल गांधी ने किया कैम्ब्रिज में। उन्होंने बताया कि हमारे देश के क्या मूल्य हैं जिस पे हमारा संविधान बना है और हमारे राष्ट्र का निर्माण हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, उनके आईटी सेल, उनके बददिमाग प्रवक्ताओं, उनकी समझ, उनकी सोची छोट और क्षुद्र राजनीति इन बातों को समझ नहीं सकती है। और अब मैं सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहती हूं। सवाल जवाब के दौरान अगर आप उसको डिस्प्यूट करना चाहिए तो बिल्कुल करिएगा। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते टीवी डिबेट्स पर जाना होता है शाम को, और कल पूरे दिन भारतीय जनता पार्टी, उनके बददिमाग प्रवक्ता, उनके विक्षिप्त मंत्री लगातार लगे हुए थे। विदेशी धरती पर राहुल गांधी जी ने क्यों बोला, विदेशी धरती पर राहुल गांधी जी ने पेगासस का जिक्र क्यों किया। लेकिन ये सारे मामले धराशायी हो गए, क्योंकि अपने राहुल गांधी जी तो लोकतांत्रिक मूल्यों की बात कर रहे थे। इनके आका ने तो ऐसी ऐसी बातें करी हैं कि सिर शर्म से झुक जाए। 2015 मई शंघाई गए, चीन के सामने कहते हैं देश के लोग का सर शर्म से झुक जाता है कि वो भारत में क्यों पैदा हुए, हमने क्या पाप किया था कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। जब ऐसे वक्तव्य हम लोगों ने दिखलाए तो थोड़ा हमलावर कम हुए। लेकिन जब हम लोग टीवी डिबेट कर रहे थे 6 बजे तक यही था, विदेशी धरती पर, पेगासस पर भी बेचारे कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि जो जांच समिति सुप्रीम कोर्ट की थी उसने कोर्ट को बताया कि सरकार ने सहयोग ही नहीं किया। कौन से नरकंकाल छुपाना चाहते हैं हम नहीं जानते। अगर भाग था आपका दामन तो आते जांच समिति के सामने बात करते। खैर, तो 6-6:15 बजे तक यही चल रहा था, विदेशी धरती, पेगासस, जो कि खोखला दावा और खोखले आक्षेप साबित हो रहे थे। एकदम से 6:15-6:30 बजे के बीच में ब्रेकिंग न्यूज हर चैनल पर और हर पोर्टल पे आने लगी, और यह आने लगा कि कैसे राहुल गांधी जी ने तथाकथित भाजपा के कहे अनुसार और कुछ चरण चुंबकों के कहे अनुसार चीन की तारीफ करी और पुलवामा के शहीदों की अवहेलना करी है।
मैं एक टीवी डिबेट पर थी, मैंने गहन आपत्ति जताई, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगा समझने में, क्योंकि ऑनलाइन आना शुरू हो गया था कि हर चैनल, हर न्यूज ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंट के वेब पोर्टल्स, सारे एक साथ यही खबर 6:15 से 6:30 के बीच में चलाने लगे। तो थोड़ा बहुत मीडिया का एक्सपीरियंस से समझ में आ गया कि व्हाट्सएप आ चुका है, खर्रा निकल चुका है, सबको नतमस्तक होकर चरण वंदन करके अब ये लाइन पकड़नी है। लेकिन इस लाइन में क्या सच है और क्या झूठ है, यह भी बताना जरूरी है, क्योंकि जब पेगासस से काम नहीं बना, जब विदेशी धरती से काम नहीं बना, तो सहारा अपने परम मित्र चीन का ही लिया गया। आपने खुद देख लिया है किसने क्या कहा, लेकिन दर्शकों के लिए, लोगों तक ये बात पहुंचाने के लिए मैं दोबारा से दोहरा भी देती हूं। राहुल गांधी जी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जज बिजनेस स्कूल में बतौर विजिटिंग फेलो, और भारत का एक नेता विजिटिंग फेलो बन के जाता है, ये अपने आप में गर्व की बात है, इससे सीना चौड़ा होना चाहिए, देश का मस्तक उठता है। बतौर विजिटिंग फेलो कैम्ब्रिज के अपना लेक्चर था, और उस लेक्चर का टॉपिक था लर्निंग टू लिसन इन द 21st सेंचुरी। 21वीं सदी में लोगों की बात सुनना को कैसे सीखा जाए, इस पर वो वक्तव्य दे रहे थे। और उन्होंने जो सीखा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, कैसे उन्होंने अजनबियों की बातें सुनी, कैसे उन्होंने अपनी बात बंद करके लोगों की बात की ओर मुखरित हुए, लोगों ने क्या समस्याएं बताई, कितनी आत्मीयता से बात करी, किसी ने बेरोजगारी पर चर्चा करी, किसी ने महंगाई पे करी, किसी ने महिला सुरक्षा पे करी, किसी ने टूटते ताने बाने पर करी। इस पर लगातार उन्होंने एक वक्तव्य दिया, और उस वक्तव्य में उन्होंने ये चर्चा करी कि कैसे ये विश्व अमेरिका और चीन की खींचतान में कहीं पर जूझ रहा है। और उन्होंने यह भी बोला कि इसी जूझते हुए विश्व में और इसी परिवेश में भारत की एक अहम भूमिका होगी, भारत की का एक अहम किरदार होगा, एक अहम भूमिका होगी, और भारत की भूमिका होगी समन्वय स्थापित करने की, लोकतांत्रिक मूल्यों को इस विश्व को याद दिलाने की। उन्होंने आपने सुना भी, उन्होंने इस वक्तव्य में यह भी कहा, उन्होंने अमेरिका और चाइना की तुलना करी, अमेरिका के इनोवेशन की, चाइना के आईपी रेगुलेशन की। उन्होंने तुलना करी कि कैसे अमेरिका जो इकोनॉमी बना, द लैंड ऑफ द फ्री, और कैसे चीन जो था उसने प्रोडक्शन दुनिया का वहां पर लाया। उन्होंने कहा कि चीन की सरकार जो एक पार्टी के तौर से चलती है, कोर्सिव सिस्टम है, चीन की सरकार ने चीन के कारोबार में घुसपैठ करी है, लोगों के दैनिक जीवन में घुसपैठ करी, और इसी से उनके पास डेटा आता है जो लोकतांत्रिक देश नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या साइबर वॉरफेयर हो, उसकी आधारशिला यहीं से आती है कि अनलाइक जो कॉरपोरेशंस अमेरिका ने बनाई, चीन ने उन कॉरपोरेशंस में सरकार को, तंत्र को घुसेड़ने का, लोगों के जीवन में घुसने का काम किया। और पुरजोर तरीके से कहा कि भारत की क्या अहम भूमिका होगी। उन्होंने आगे एक बहुत अहम बात कही जो हमने दिखाया। उन्होंने कहा दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में 21वीं सदी में उत्पादन मतलब मैन्युफैक्चरिंग होनी ही पड़ेगी, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग की हब चीन बन गया है अपने कोर्सिव सिस्टम से, बलपूर्वक, कोई चू नहीं कर सकता, किसी की जमीन चली जाए कोई चू नहीं कर सकता लेबर लॉस के खिलाफ, जिसको उन्होंने कोर्सिव सिस्टम, आपके सामने मैंने दिखाया, उन्होंने जिसको कोर्सिव सिस्टम कहा। उन्होंने कहा विश्व के लोकतांत्रिक देशों में इंक्लूडिंग भारत में आपको उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, जिससे लोगों को नौकरियां मिले, जिससे आय बढ़े, जिससे लोग क्रियान्वित हों। और यह इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आर्थिक असमानता इतनी बढ़ गई है। 1% देश के पास 40% संसाधन है। आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, गरीबी का नहीं तो गुस्सा ऐसा फूटेगा कि संभाले नहीं संभलेगा। और इसीलिए लोकतांत्रिक देशों में उत्पादन बढ़ाना अनिवार्य है, नहीं तो एक आपदा बनती नजर आ रही है। इससे किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, यह मेरी समझ के बाहर है। असल में तो अगर मैं सरकार में हूं तो मैं कहूं बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लगातार 2 तिमाही से मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव में चल रही है। जीडीपी का डेटा 4.4 दशमलव पर आ गया है, और यह सुनने को तैयार नहीं है। इससे क्या आपत्ति है मुझे नहीं पता। और अब बात कर लेते हैं उस अमर प्रेम कथा की, जिसके आपने कुछ अंश देखे।
और वो ये मेरे शब्द नहीं है, ये मोदी जी के शब्द हैं। वो कहते हैं कि दो वैश्विक नेताओं की, शी जिनपिंग की और उनके बीच में कितना अपनत्व है, कितनी आत्मीयता है, ये लोगों की समझ से बाहर की बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को कि ऐसी कौन सी गलबहियां, ऐसा कौन सा इश्क है, ऐसा कौन सा प्रेम है, ऐसी कौन सा भाईचारा, ऐसी कौन सी आत्मीयता है कि इस देश का प्रधानमंत्री 20 जांबाजों की शहादत के बाद चीन का नाम नहीं ले पाते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री साबरमती के तट पर झूला झूलते हैं शी जिनपिंग के साथ, महाबलीपुरम में शहनाई सुनते हैं, बाली जाते हैं तो 20 जांबाजों की शहादत का हिसाब नहीं मांगते हैं, खाना छोड़कर जी हजूरी में लाल शर्ट पहनकर बजाय लाल आंखों के खड़े हो जाते हैं। इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री की चीन से यह आत्मीयता है कि नाम लेना तो दूर, कोई घुसा हुआ नहीं कहकर उनको क्लीन चिट भी दे देते हैं। और कितना दुर्भाग्य है इस देश का कि चीन का पीएलए और हमारे प्रधानमंत्री एक ही भाषा बोलते हैं, कोई घुसा हुआ नहीं है। लेकिन हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट्स बफर जोन बन गए हैं। 20 जांबाजों की शहादत का बदला हमने $100 बिलियन व्यापार घाटा बढ़ा कर दिया है। इन सब बातों का जवाब कौन देगा? इन सब बातों का एक ही जवाब है, ये प्यार ना होगा कम, सनम तेरी कसम। यही कहना चाह रहे हैं मोदी जी शी जिनपिंग से। मैं नहीं कह रही हूं, ये मेरे शब्द बिल्कुल नहीं है, ये मोदी जी के शब्द है कि हमारा ऐसा नाता है, वो वड़नगर आए तो फिर वो फलाना हुआ, ये समझ नहीं पाएंगे लोग कि दो लोगों में कितनी आत्मीयता हो सकती है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये मोदी जी के शब्द है। उनसे 2 हाथ आगे, हमेशा ऐसा होता है ना, आका कुछ करता है तो जो प्रजा होती है वो 2 हाथ आगे निकल जाती है। उनसे 2 हाथ आगे इस देश के विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी निकल गए। आपने देखा, मैं फिर से, ना मेरे शब्द हैं ना कांग्रेस पार्टी के शब्द हैं, श्री जयशंकर जी ने अपने इस इंटरव्यू में कहा, 2 हाथ आगे निकलकर, और हमारे सेना के मनोबल को गिराने का काम किया जब वो कहते हैं हम छोटी अर्थव्यवस्था है, वो बड़ी अर्थव्यवस्था है, आपको लगता है हम उनसे लड़ सकते हैं? बिल्कुल सही कहा राहुल गांधी जी ने। जब आजादी का आंदोलन हम लड़ रहे थे और शहादत दे रहे थे तो हमने ये नहीं सोचा था कि ब्रिटेन की हुकूमत बड़ी है, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था बड़ी है, उनसे हम कैसे लड़ेंगे। हमने सत्य और अहिंसा और देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम के बल पर इस सरकार के ब्रिटानिया हुकूमत को घुटने टिकवाकर इस देश से विदाई करा दी थी। लेकिन ये लोग नहीं समझ सकते क्योंकि आप जानते हैं कि उस समय माफीनामे और मुखबिरी की जा रही थी। मैं एक और बयान, और ये मेरे लिए थोड़ा सा व्यक्तिगत है क्योंकि मैं वहां पर थी, तो मैं जरूर इस बात का भी उल्लेख करना चाहती हूं। यह बात है पुलवामा वाले बयान की। आप विपक्ष के नेता को पॉलिसी पर, विपक्ष के नेता को उनके वक्तव्यों पर बिल्कुल घेरिए, लेकिन आप विपक्ष के नेता को घेरने का काम लोगों की जो शहादत हुई है उसके बल पर करेंगे तो यह स्वीकार्य नहीं है। राहुल गांधी जी ने कहा अपने व्याख्यान के दौरान कि जब हम भारत जोड़ो यात्रा करते हुए कश्मीर पहुंचे तो कश्मीर में हिंसा का माहौल है, कश्मीर में इंसर्जेंसी है, क्या सरकार इससे नकार सकती है? यह अलग बात है कि पूरी की पूरी सरकार, पूरा तंत्र एक पिक्चर का प्रमोशन करेगा, लेकिन कश्मीरी पंडितों को चुन चुन कर मारा जाएगा और उस पर सरकार एक शब्द नहीं बोलेगी। 6 महीने से वो आंदोलन कर रहे हैं, एक बार उनसे चर्चा नहीं की जाएगी। कश्मीरी पंडितों ने हमें आकर जो कैमरा पर कहा कि हमें सिर्फ और सिर्फ कैनन फॉडर और वोट बैंक के लिए यूज किया जाता है, हमारे लिए मोदी सरकार कुछ नहीं करती, यह असलियत है, यह सच है। तो राहुल गांधी जी ने कहा कि हम भारत जोड़ो यात्रा करते वक्त जब कश्मीर पहुंचे तो सुरक्षा कर्मियों ने हमसे कहा कि आप यहां मत चलिए, यहां पे असुरक्षा है, आपके ऊपर हैंड ग्रेनेड पड़ सकते हैं। लेकिन इन बातों के बावजूद उन्होंने कश्मीर में चलना कबूल किया। वो कश्मीर में चले और वो आगे कहते हैं कि तिरंगे के सैलाब को देखकर मुझे समझ आ गया कि जहां अहिंसा होगी, जहां मोहब्बत होगी, जहां प्यार होगा, वहीं विश्वास होगा। मुझसे लोगों ने कहा कि हमें लगा आप हमारी बात सुनने आए हैं, इसलिए आप यहां पर सुरक्षित हैं। और मैं सलाम करती हूं ऐसे जज्बे को। और उस पर भी, और इस पर मैं थोड़ा सा कोट करना चाहूंगी, राहुल गांधी जी ने बिल्कुल क्लियरली कहा अपनी फोटो को दिखाते हुए, There is me putting flowers on the spot where almost 40 soldiers were killed by a car bomb. आपके साथियों को, नोएडा के कमांडो वॉरियर एंकरगढ़ को बाय अ कार बॉम्ब, इन अ कार बॉम्ब समझ में आता है। अगर ट्रांसलेशन आप गलत कर रहे हैं तो मेरे नेता के खिलाफत आप ये नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी जी ने कहा 40 सैनिक जहां पर मारे गए,
एक कार बॉम्ब से 300 किलो आरडीएक्स जब आया और 400 जवान वहां पे मारे गए, उस स्थल पर जाकर उन्होंने पुष्प अर्पित किए। इस बयान पर भी आप राजनीति करिएगा, इस बयान पर भी आप ओछी, गंदी, अमानवीय राजनीति करिएगा। आप भले पुलवामा ना गए, और मैं कहना नहीं चाहती थी, जब पुलवामा में सैनिकों की शहादत होती है तो अमित शाह जी इलेक्शन रैली करते रहते हैं। हमने अपने सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए थे। अमित शाह जी इलेक्शन रैली करते हैं और इस देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री मैन वर्सेस वाइल्ड जिम कॉर्बेट में बेयर ग्रिल्स के साथ शूटिंग करते रहते हैं। तमामों घंटे के बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी शूटिंग नहीं रोकी, और जब पुलवामा में सैनिकों की शहादत हुई तो प्रधानमंत्री को कोई उनकी शूटिंग से डिस्टर्ब नहीं कर पाया था। हमारे नेता ने जाके वहां पर पुष्प अर्पित किया, आप उस पर हमें बोलेंगे? इस पर तो हम आपको ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे कि आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। और अंत में मैं एक बात जरूर कहूंगी कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जैसे विश्व विख्यात संस्थान में जो 1206 में स्थापित हुआ, और जैसा कि मैंने आपको बताया, जहां पर लीडिंग ल्यूमिनरीज ऑफ आवर टाइम्स पढ़कर निकले, चाहे उसमें पंडित नेहरू हो, चाहे राजीव जी हो, चाहे चार्ल्स डार्विन हो, चाहे स्टीफन हॉकिंग हो, चाहे अमर्त्य सेन जी की एसोसिएशन रही हो, एक जबरदस्त इंस्टीट्यूट है ये। और यहां का एक एलुमनाई, उनका एल्मा माटर है, वो खुद वहां पर पढ़े हुए हैं। वहां पर जाकर जब वो भारत के ध्वजवाहक बनते हैं, जब वो भारत की अहम भूमिका की दुनिया में बात करते हैं, तो सिर्फ एक बात समझ में आती है, भारतीय जनता पार्टी के आरोप और उनका जो विद्रूप राजनीति है, वो या तो उनको समझ में नहीं आया कि वो क्या कह गए, लेकिन मैं उनको जरूर कहूंगी, नफरत के इस बाजार से निकलिए, अपने ज्ञान चक्षु खोलिए, अपने ऊपर एक एहसान करिए। वो 1 घंटे 1 मिनट का वक्तव्य सुनिए, आप भी बहुत सीखिएगा, इस देश को सिखाइएगा और अपने बच्चों को सिखाने लायक रहिएगा, क्योंकि चीन पर सवालों की बौछार है और उन सवालों से आप बच नहीं सकते, यह भी एक तथ्य है। I will very briefly make a statement in English on this and then take your questions. Shri Rahul Gandhi is a leading member of India's politics. As a member of India's party in power earlier, the Congress party, and as a leading member of the opposition, he has consistently stood for and espoused the causes of the common man. He's a 4-time elected MP, and when he speaks in Cambridge about a world that is strife with divergence, that is strife with tension, and what an important role India can play in that world, he is actually lauding the Indian democracy. He is actually being a flag bearer of the values that our nation is built on. When he talks about Gandhi and the values of our constitution and the foundation of our country, he is actually bringing India a lot of pride. And that is a matter of great pride for India. I don't understand where it stems from, but the BJP's opposition is either ignorance or completely contrived politics, both of which have no place in a democracy. I will very briefly tell you what happened. We were all on evening shows. The BJP had been consistently attacking Mr. Gandhi on 2 counts. Why did he speak on foreign soil, and why is he mentioning Pegasus? Both of those counts were hollow, because Mr. Modi has gone ahead and spoken much worse, washed dirty linen in public, made useless, baseless allegations against India's political ecosystem, against political opposition when he was traveling overseas, to the extent that in 2015, while in Shanghai, while on the Chinese soil, he had said that people in this country curse their destiny why they were born in India. And so that charge did not hold true. The Pegasus charge also did not hold true, because the Pegasus fact-finding committee appointed by the Supreme Court told the court in no uncertain terms that the government of the day did not cooperate with that committee. So both of those charges were falling on hollow counts, and they were really not sticking. And so suddenly between 6:15 and 6:30, and because I've done media for a while now, I understand, through a completely coordinated action, this could not have been an exception. This was a completely coordinated action. Suddenly every media house, every channel, every portal, every newspaper, every web portal, every website started talking about some statement that Rahul Gandhi was being attributed to on China, and what was mischievously being quoted to him on Pulwama. And which is why I want to state on record here, we've shown you a video. Shri Rahul Gandhi was at Cambridge delivering a lecture at the Cambridge Judge Business School as a visiting fellow.
And the topic of his lecture was learning to listen in the 21st century. I think lessons that he has greatly learned and wants to share with the world and should be shared with the world as far as the Bharat Jodo Yatra is concerned. And in that lecture, he categorically was talking about and making comparisons between America and China, talking about America as a free, fair society, and talking about China as a closed society, as a complex ecosystem. And he went on to say, he was talking about the Yellow River, he was talking about the civilization came up, and he went on to say that in a world that is hugely divided between America on one hand and China on the other, India has a very important role to play, and our values will come true when India plays that role. He spoke about how China gets into corporations, gets into the daily lives of its citizens, is very intrusive. The Chinese government, a one-party system, is very intrusive. And he said that's the basis of the cyber warfare and artificial intelligence that today China is doing. And he said that democracies like India and America will never, ever allow that. He then went on to say that democratic nations in the world, including India, need to focus on manufacturing, need to focus on production so that there is gainful employment created. And manufacturing cannot be restricted to coercive ecosystems. He was referring to China, because China has a coercive one-party ecosystem where if your land is taken, you cannot say a word. You cannot speak against the labor laws. You cannot protest against the government. He was speaking about a coercive ecosystem. And the point that he was making was that how countries like India and democracies the world over have to start looking at manufacturing hubs, have to become production engines. Otherwise, what will otherwise happen is that there is a huge income inequality. There are high levels of poverty. There are alarmingly high levels of unemployment. And all of this is going to result in the complete collapse of democracy. If I were a part of the democratically elected government here in India, I would take some lessons from it. Because for the last 2 quarters, our manufacturing has contracted. It has been in the negative territory. Our recent GDP growth is down to 4.4%. Our unemployment rates are high, and our inflation has never been as backbreaking as it is now. And the government continues to profiteer from your woes. So I would actually take lessons from it. But no, the BJP will not do that. But I think I've spoken enough on what Mr. Gandhi said. Let's just turn focus and talk about the eternal love story. और इसको मैं अमर प्रेम की कथा कहती हूँ. The eternal love story that brews between Mr. Modi and China. I'm not even referring to 18 visits that he has made to China, or the fact that he was listening to the Shehnai at Mahabalipuram, or the fact that he was on a swing with Mr. Xi Jinping when they were planning Depsang, or the fact that he left his food plate in Bali and went running to Mr. Xi Jinping wearing a red shirt and not showing red eyes like he used to speak about. I am only asking questions, and these are not my words. These are the words of India's Prime Minister after and before he was elected to this august office. It is Mr. Modi who has categorically said that Xi Jinping and I are so close that people will not understand our relationship. I am not attributing this. He has said it. It's a matter of record. We've just played the video to you. We will also share this visual. The love affair is so huge, and the love is so intact, that he does not just name China, he also goes ahead and gives them a clean chit. And isn't it a matter of record that China and India are speaking the same language and essentially stating that not a single intrusion has happened in China? If there is no intrusion, how have we lost control on our patrolling points? If there is no intrusion, why have those patrolling points become buffer zones? If there is no intrusion, why does the Prime Minister never make a mention of 20 brave hearts who made the supreme sacrifice? And if there is no intrusion, why has the Prime Minister gone ahead and taken our trade deficit to $100 billion? In turn, are we funding the Chinese army to do the intrusions that they're doing all across the border? Those are questions that Mr. Modi must answer. But, you know who's more loyal than the king? India's foreign minister. He goes a step further, and he says, we are a smaller economy. China is a bigger economy. You don't expect us to attack them. Oh, yes, we do. We do, because we fought the British that were multiple times our economy, that had a bigger army, that had more brute force, that had everything going for itself. We fought the British, we defeated them, but you won't understand that, because when we were fighting the battle, you were standing with the British. And you were writing letters of apology and claiming to be prodigal sons of the empire. I also want to make a mention, and this is rather personal for me, because Mr. Gandhi spoke about Pulwama. And he said that he pointed to a picture, and he says, this is me
There is me putting flowers on the spot where almost 40 soldiers were killed by a car bomb. But when I was on news channels and when various colleagues were there, and suddenly when breaking news was happening across news channels, it was attributed that Rahul Gandhi does not call it a terror attack. How did he not call it a terror attack? He said, I went to Pulwama. And this is me putting flowers on the spot where almost 40 soldiers were killed by a car bomb. What else do you expect him to say? He then, of course, goes on to talk about how when he entered Kashmir, he was told by security forces not to walk. He ignored them. He walked, and it was heartwarming to, and I was there personally. It was heartwarming to see a sea of Indian tricolor all over. And it proved beyond doubt that love alone will win this world. It proved beyond doubt, and people came and told him, we felt you had come here to listen to us, and which is why you go back safely. It proved beyond doubt कि नफरत के बाजार में सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की दुकान चलेगी. So it's beyond my mortal comprehension why is such a fuss being made about it. I don't want to talk about it, but when Pulwama happened, you know what was Mr. Modi doing, right? Do I need to remind you? When Pulwama happened, the Congress party stalled all its political events. Amit Shah kept doing a rally, and Mr. Modi kept shooting man versus wild at the Jim Corbett Park along with Bear Grylls. It's a matter of record. I'm not saying this. Please find out on your own. The government has never disputed this claim. There are pictures, videos of him coming in and going out. After Pulwama had happened, Mr. Modi continued. He continued unabated to shoot that documentary, Man versus Wild. The supreme sacrifices of 40 soldiers was not enough to Mr. Modi to deter away from the camera. And so I will only in the end say, Cambridge University was founded in 1206. It has some of the most shining people in the world as its alumni, including Mr. Gandhi himself. Prominent among those are Charles Darwin, Stephen Hawking, Pandit Nehru, Rajiv Ji himself. And when he speaks there and he speaks about India having a center space in the world, he actually brings a matter of pride to this country. I don't understand, either the BJP has not understood what he says, but do yourselves a favor. I will only tell to my friends in the BJP, do yourselves a favor, go listen to that 1 hour, 1 minute lecture. It will widen your worldview, and it may perhaps make you understand what Indian democracy, what Mahatma Gandhi, and what our values are, on the basis of which our country has been founded upon. Thank you very much. पहले सुओ मोटो पे सवाल ले लेते हैं. While I was walking in, I was told by my office that the BJP has done a press conference. Yesterday, while we were debating and we were on various shows, and suddenly the news cycle changed, and suddenly breaking news started appearing, I thought, let's give them the benefit of doubt. But then I saw a pattern, and then suddenly between 6:24 and 6:30, every channel cannot be on breaking news on the same topic. I've done media far too long, so I can't be bluffed. I said, let's give them a benefit of doubt. Maybe the media has collectively listened to some part of the speech that they want to play. But when the BJP does a press conference and says the same thing, it is beyond doubt that large sections of the media no longer rely on their field reporters, they don't rely on their researchers, they don't rely on their input or output desk, they're not relying on copy editors, they are relying on WhatsApp forwards that are being sent by one person in the PMO. And yes, I am charging them with playing politics on Pulwama, because when Pulwama happened and when we stalled everything and we continue to pay homage to those people, Mr. Gandhi stopped. We were all in Kashmir. It was a very rough district. Kashmir is insurgency prone. We were walking in Kashmir. He stopped there. He went. He paid tributes, floral tributes, and we walked forward. What was Mr. Modi doing? He was shooting a documentary with Mr. Grylls, Bear Grylls, Man versus Wild, in Jim Corbett, and he didn't stop shooting the documentary. So yes, I am accusing them of playing politics, and politics of a very base kind. देखिए, कॉमेडी सेंट्रल में क्या कहा जाता है उस पर मैं इतने
सम्मानित मंच से जवाब दूं ये सही नहीं होगा। जिनकी आप बात कर रहे हैं वो कॉमेडी सेंट्रल में उनका अच्छा करियर होगा, उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगी। मुझे जो कहना था मैंने बहुत पुरजोर तरीके से कहा है कि राहुल जी ने जो वाकई में, अगर कोई सुने उसको, जो राहुल जी ने कहा है कैम्ब्रिज में, वो इस देश का गौरव, इस देश का मान बढ़ाने का काम करता है। वो इस देश के लोकतंत्र की बात कर रहा है। वो चिंता जता रहा है कि लोकतंत्र खतरे में नहीं आ सकता है। वो कह रहे हैं कि जो विश्व अमेरिका और चीन की लड़ाई में फंसा हुआ है वहां पर भारत की एक अहम भूमिका हो सकती है। वो महात्मा गांधी की वैल्यूज की बात कर रहे हैं, वो डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, वो उन मूल्यों की बात कर रहे हैं जिस पर हमारा ढांचा, हमारी बुनियादी जो हकीकत है उसकी बात कर रहे हैं। इस पर किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, मैं तो मेरी समझ के बाहर है। तो सम्मानित मंच से मैं कॉमेडी सेंट्रल वालों का क्या जवाब दूं? जी राहुल गांधी एक ऐसी तस्वीर नहीं पेश कर रहे हैं। इस देश का, आप G20 की बात कर रहे हैं और G20 प्रमुखता से इकोनॉमिक इश्यूज पर होता है। इस देश का जीडीपी का डेटा कितने पे आया है? 4.4% पे। इस देश की मैन्युफैक्चरिंग लगातार 2 तिमाही से नेगेटिव टेरिटरी में चल रही है। इस देश में महंगाई का यह स्तर है कि 50%, जो सबसे गरीब लोग हैं वो 64% जीएसटी अदा कर रहे हैं और सरकार उस पर अपना सीना ठोक रही है। यह तो इस सरकार का नैतिक दिवालियापन दिखाता है। इस देश में बेरोजगारी का यह आलम है कि सरकार कहती है पकौड़ा तल लो, और पकौड़ा तलने वाला जो सरसों का तेल है वो 90 रुपए से 220 पर हो गया है। आटे पर जीएसटी आपने लगा दिया, दही पर जीएसटी आपने लगा दिया है। यह तो आपका इकोनॉमिक ढांचा है। असलियत यह है कि यहां पर आए हुए, चाहे वो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो, जिन्होंने 2021 में भी, और मुझे मैं इसका समर्थन नहीं करती हूं, कोई भी बाहर की ताकत हम पर बोले, मुझे इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करना है। लेकिन जब लोग कहते हैं कि वी आर कीपिंग एन आई ऑन द परसिक्यूशन ऑफ पीपल इन इंडिया एंड रिलीजियस प्लेसेस, आपको बिल्कुल वो सुनना पड़ेगा। जब लोग कहते हैं कि प्रेस फ्रीडम इन इंडिया गिर रहा है, जब लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी इंडेक्स में हम गिर रहे हैं, ये हमारे आंकड़े नहीं है, ये हमारे इंडेक्स नहीं है। प्रेस फ्रीडम के इंडेक्स में हम गिरते हैं, डेमोक्रेसी के इंडेक्स में हम गिरते हैं, हंगर के इंडेक्स में हम गिरते हैं, पीस के इंडेक्स में हम गिरते हैं, हैप्पीनेस के इंडेक्स में हम गिर रहे हैं। कौन खुश है इस देश में आज? मोदी जी और उनके चरण चुंबकों को छोड़कर इस देश का कोई ऐसा व्यक्ति बताइए जो आज खुशहाल होकर कहे कि बड़ी जबरदस्त उन्नति हो रही है, दवालब पैसा भरा हुआ है, बच्चों को बढ़िया से पढ़ा रहा हूं और सब कुछ चकाचक चल रहा है। मुझे तो आज तक कोई ऐसा व्यक्ति मिला नहीं। अगर आप लोगों को मिले तो जरूर उस नमूने को मेरे सामने लाइएगा। जी बताएं। किसने कहा? हाँ, देखिए, इनवाइट एक्सेप्ट करना और ना करना अध्यक्ष का और सीनियर लीडर्स की बात है, लेकिन हमारे नेता ने इस मंच से 31 दिसंबर 2022 की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हमारे अध्यक्ष ने हमारे रायपुर के महाधिवेशन में, हमारे तमामों सीनियर लीडर्स ने इसका बार बार जिक्र किया। और इसमें कोई संशय नहीं है कि 2024 में इस देश का समूचा विपक्ष आपको एक साथ खड़ा हुआ नजर आएगा और हम बड़े दिल से वो राजनीति करने के लिए तैयार हैं। हमारी आइडियोलॉजी है कि जो भी भाजपा और आरएसएस की विषाक्त और नफरत फैलाने वाली राजनीति का विरोध करेगा, हम उसका पुरजोर समर्थन करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। देखिए, क्योंकि मैं 2 दिन से लगातार ये सुन रही हूं 3 राज्यों के नतीजे, आप आंकड़े उठाकर देख लीजिएगा। त्रिपुरा में जहां पर ठोका जा रहा है पीठ अपने स्पष्ट बहुमत की, सीटें भी गिरी हैं, वोट शेयर में भी जबरदस्त गिरावट आई है। मेघालय में पिछली बार कम सीटों पर चुनाव लड़के जीता गया था कुछ सीटें, इस बार ज्यादा सीटों लड़ी गई, जीती कम गई। मैं आपको बताती हूं असलियत क्या है इस चुनावों की, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के बाहर भी एक दुनिया है।
33 साल तक भाजपा का गढ़ रहा महाराष्ट्र की एक सीट कस्बा पेठ। 33 साल उस गढ़ को हमने ध्वस्त किया, और वो तब किया जब आपने समूचे विपक्ष के खिलाफ अपनी निरंकुश एजेंसियों को छोड़ा हुआ है, और आप हर तरह का काम विपक्ष की पार्टियों के खिलाफ करा रहे हैं। 51 साल के बाद हमने एक सीट वेस्ट बंगाल में जीती, और वो हमने अपने काम के दम पर जीती है। हमने जो राजनीति हम कर रहे हैं उसके बल पर जीती है। खतरे की घंटी भाजपा के लिए है। 19 घटक दल छोड़ के चले गए। महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, आर्थिक असमानता सर चढ़ के बोल रही है लोगों के। अगर खतरे की घंटी ना होती तो जिन बातों पर राहुल गांधी जी की या कांग्रेस की खिलाफत होती है, यह सिर्फ और सिर्फ सरकार की बौखलाहट और उनका डर दिखाता है। जब आप छोटे संस्थानों पर, जब आप रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस पर, जब आप 21 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट पर, जब आप एक वेब पोर्टल के खिलाफ ईडी, सीबीआई भेज देते हैं, तो यह आपका 56 इंच का सीना नहीं, यह आपका दुर्बल मन 56 ग्राम का वजन दिखाता है। जी, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक संवेदनशील मामला है और मुझे इसकी पूरी जानकारी भी नहीं है, तो मैं इस पर ऐसे ही बैठ के टिप्पणी नहीं करूंगी। लेकिन अगर कहीं पर बच्चों के साथ और शिशुओं के साथ और स्पेशली माइनर्स के साथ कुछ हो रहा है, तो बिल्कुल उस पर एक्शन होना चाहिए। सरकार को, संस्थाओं को, एनसीपीसीआर को इस पर जरूर कुछ करना चाहिए। एक एनसीपीसीआर है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, जिनकी आंखें और नींद तभी खुलती है जब उनको कांग्रेस के खिलाफ कुछ एक्शन लेना रहता है। चुनावों में बच्चों का कैसे प्रयोग प्रधानमंत्री जी और भाजपा करती है, इस पर वो शांत रहते हैं, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर उनको एक्शन जरूर लेना चाहिए। मुझे इसके बारे में पता नहीं है तो मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन मेरा अपना मानना है कि अगर कहीं पर भी हमारे सिटीजन्स, हमारे नागरिकों का कहीं पर हक हनन हो रहा है, तो उस पर सरकार को बिल्कुल एक्ट करना चाहिए। धन्यवाद बहुत बहुत आप सबका। इसके लिए ये क्यों है?